आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है फॉर द एडजॉइनिंग डायग्राम द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2 एंड I3 इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखिए भुजाएं हैं ए बी बी सी ए सी, I1, I2, I3, इन भुजाओं का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। तो ये रेशियो हमको बताना है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, इसको समझें आप लोग कि जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो जो ज्यामितीय अक्ष है, जियोमेट्रिकल सेंटर जिसको कहते हैं, वहां पर उपस्थित होता है। और जियोमेट्रिकल सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसका तरीका है कि जो भी भुजा होती है आर्म, उसके मिड पॉइंट से एकदम मिडिल से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जैसे AC के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ही हमने डाल दिया, इसी प्रकार BC के मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। इसी प्रकार से AB के मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब ये बात परपेंडिकुलर जहां पर काटेगा वो कटान बिंदु ही जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, यानी ज्यामितीय केंद्र होगा, और वहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब फार्मूला होता है I=mr²। तो फार्मूला होता है I=mr², जहां पर यस सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र कहां पर लाई कर रहा है, मतलब मास कितना डिस्टेंस पर है। आर का मतलब दूरी, लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी आर है। और एम हमारा जहां पर पूरी रॉड का, मान लो ये अगर रॉड है तो इसका मास जहां पर लाई करेगा, तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया, तो इसका पूरा मास जहां पर लाई करेगा वो सेंटर। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने फिगर बनाया था, इसके मिड पॉइंट से ऐसे, इसके मिड पॉइंट से ऐसे, और इसके मिड पॉइंट से ऐसे। तो यहां पर देखिए कटान बिंदु है। तो BC भुजा से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, BC से ये डिस्टेंस लंबवत सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद AB से, और देखिए AC वाली इस पॉइंट से बहुत कम है, ये बहुत कम है। AC से ये मिड पॉइंट बहुत कम है, AB से काफी ज्यादा है, और BC से सबसे ज्यादा है। तो हम क्या निकल के सामने कौन सी चीज आ रही है कि जो भुजा सबसे ज्यादा छोटी है, देखिए BC सबसे छोटी है, तो जियोमेट्रिकल सेंटर सबसे दूर है, AB उससे बड़ी है तो उससे नजदीक है, AC सबसे ज्यादा बड़ी है तो इसके सबसे ज्यादा नजदीक है जियोमेट्रिकल सेंटर। ये बात निकल करके सामने आ गई। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है I=mr²। तो जितना m डिस्टेंस पर है, r मतलब दूर है, उतना ही I ज्यादा है। तो BC में सबसे दूर है तो I3 सबसे ज्यादा है, AB में उससे दूर है, कम दूर है, तो I1 होगा, और सबसे कम AC में होगा क्योंकि सबसे नजदीक था, तो I2 होगा। अब इस फिगर में जो I3 है गलती से लिख गया है ये I2 है, और ये जो I2 है गलती से लिख गया है ये I3 है। तो अगर ये I3 हो ये I2 हो तो फिर सबसे ज्यादा I2 होगा, फिर I1 होगा, फिर
सबसे कम I3 होगा, यानी I2 ज्यादा होगा I1 से। बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर I2 की जगह I3 है, यहाँ पर I3 की जगह I2 है। ये सुधार लीजिए, इसमें गलती से लिख गया है, I2 यहाँ होना चाहिए, I3 यहाँ। तो I2 ग्रेटर देन I1, क्योंकि I2 BC के लिए होगा, तो BC सबसे छोटी भुजा है तो I2 सबसे ज्यादा होगा। I1 उससे बड़ी भुजा है तो I2 से कम I1 होगा। I3 हमारा, ये I3 होना चाहिए, AC भुजा सबसे बड़ी है तो इसके लिए I सबसे कम होगा, तो I3 सबसे कम होगा। तो 41 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल में गलत छप गया है इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है। As effective distance of mass from BC is greater than the effective distance of mass from AB, therefore I2 is greater than I1। तो BC में इफेक्टिव मास सबसे ग्रेटर दूरी पर है, दूर है AB की तुलना में, इसलिए BC के लिए I2 है तो I2 इज ग्रेटर देन AB के लिए I1 है तो I1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही लिखा है BC I2 है, यहाँ पर छपाई में गलती हो गई है। तो देखिए सॉल्यूशन में BC को I2 कह रहा है और यहाँ I3 लिख गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 42, कह रहा है द ABC इज ए ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। हमारी ABC त्रिकोणीय प्लेट है जिसकी थिकनेस सब जगह समान है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। कह रहा है द साइड आर इन द रेशियो शोन इन द फिगर। साइड का रेशियो फिगर में दिया गया है, यानी BC सबसे छोटी है क्योंकि 3 है, फिर उससे बड़ी AB है क्योंकि 4 है, और सबसे बड़ी AC है क्योंकि 5 है। तो जो ऊपर क्वेश्चन है वही जो है यहाँ पर है। IAB, IBC, ICA are the moment of inertia of the plate about AB, BC and CA respectively। तो AB, BC, CA के along या about जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण है वो दे दिया है IAB, IBC एंड ICA। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हमने आपको बताया था कि जो भुजा सबसे छोटी होगी उसके एलांग जड़त्व आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम गौर से समझें तो BC भुजा सबसे छोटी है तो IBC सबसे ज्यादा होगा, AB भुजा उससे बड़ी है तो IAB उससे कम होगा, AC भुजा सबसे बड़ी है तो IAC सबसे कम होगा। तो IBC इज ग्रेटर देन IAB इज ग्रेटर देन IAC। तो ये 42 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 42 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगल since the distance of center of mass of the side is related as x, AC सबसे बड़ी भुजा है, फिर उसके बाद AB, फिर उसके बाद BC। तो जो भुजा सबसे ज्यादा बड़ी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे कम है। जो भुजा सबसे छोटी है उसका जड़त्व आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए IBC लिखा है और AB बीच में है तो ये बीच में। तो 42 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कराइन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब दो भुजाएं आपस में समांतर हो। तो देखिए AD BC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। कोई दो भुजा समांतर होना चाहिए। अब इसमें जो है ये दो एक्सिस है EG और FH, दो एक्सिस के एलांग इसको
रोटेट किया जा रहा है इन एक्सिस पे। तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम एलॉन्ग एक्सिस थ्रो। सबसे कम जड़त्वाघूर्ण किस एक्सिस में है? BC बराबर 2AB है, तो AB भुजा BC की आधी है, या यूं कहें BC भुजा AB की दोगुनी है। तो हमने आपको बताया है कि जहां से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर होगी वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमसे कम पूछ रहा है, मिनिमम। तो मिनिमम वहां पर होगा जहां पर दूरी कम होगी। तो अगर EG एक्सिस को माना जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्सिस को EG मान लें, ये वाली एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कम है, ये भी इधर वाली कम है। लेकिन अगर हम FH को एक्सिस मान लें तो देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो चूंकि इस एक्सिस में ये डिस्टेंस कम है, तो कम डिस्टेंस तो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो EG एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो EG यानी 43 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 43 का D विकल्प हमारा करेक्ट है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट EG बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम EG। तो EG को अगर एक्सिस माना जाए, अक्ष माना जाए, तो मास का वितरण यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास न कहे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कहें, वो कम डिस्टेंस पर है, मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो इसलिए EG के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मिनिमम होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 360 जूल व्हेन इट्स एंगुलर स्पीड इज 30 रेडियन पर सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। कह रहा है कि कोई फ्लाई व्हील है, जो इंजन को देखा होगा जिसमें हैंडल लगा के स्टार्ट करते हैं, उसमें जो पहिए लगे रहते हैं उसको फ्लाई व्हील कहते हैं। तो फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 360 जूल। अगर वो फिक्स एक्सिस पे रोटेट करता है तब, और उसकी एंगुलर स्पीड यानी कोणीय चाल क्या है? 30 रेडियन पर सेकेंड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा फार्मूला लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो I बराबर 2 इधर आ जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपान ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 360 जूल है अपान कोणीय चाल 30 है और स्क्वायर है, तो 2 बार 30 कर दिया, तो आ गया 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 44 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिंग ऑफ मासम एंड रेडियस आर रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कह रहा है एक छल्ला है, रिंग है, जिसका मास m है और त्रिज्या r है। वो छल्ले के बीच से जो लंबवत अभिलंबवत परपेंडिकुलर जो सेंटर है वहां से एक्सिस गुजर रही है, और छल्ले की यानी रिंग की वेलोसिटी ओमेगा है। तो कुल मिलाकर के एक छल्ला है, उसका मास m है, रेडियस r है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है यानी कोणीय वेग है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और I इक्वल टू होता है mr स्क्वायर छल्ला के लिए, रिंग के लिए। तो छल्ले का जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे यहाँ पर, I की जगह तो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 45 का A।
तो देखिए यहाँ पर 45 का ए विकल्प, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रिंग के लिए जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो आई की जगह एम आर स्क्वायर रख दिया और ओमेगा स्क्वायर। 45 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे आ जाता है थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ये क्वेश्चन अब नहीं है, मतलब ये टॉपिक सब्जेक्ट नहीं है, ये हेडिंग नहीं है। नई वाली एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीट में नहीं पूछे जाएंगे, परंतु फिर भी चूंकि दिया गया है नीट के अंसाल पेपर में, तो उसको हम लोग किए ले रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, ना इच्छा हो तो करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर whose rim passes through the center is cut। कह रहा है कि एक कोई रिंग है, डिस्क है, डिस्क। ये देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है, तो ये डिस्क है और डिस्क की ये रेडियस है आर। तो इस रेडियस के बराबर एक डिस्क को काट करके इससे हटा दिया गया है, इस पूरे से इसको काट के हटा दिया गया, ये हमसे कह रहा है। अब जब काट के हटा दिया तो कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सेंटर से परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है, तो उसके एलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ध्यान दीजिए फिर से, ये बड़ी डिस्क है, इससे ये छोटी डिस्क काट के हटा दी गई है। तो अब इस बड़ी डिस्क में जब इसको हटा दिया इतने भाग को, तो ये बड़ी डिस्क का जो ये सेंटर है, इस सेंटर से परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस हो, मतलब अगर ये कागज का प्लेन है तो यहाँ पर पेन खड़ा कर दें अपनी तरफ, तो ये एक्सिस हो जाएगी। तो इस एक्सिस के लांग अगर इसको घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जब ये इतना डिस्क काट के हटा दिया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको करके देखते हैं। तो देखिए, इसको करके देखने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि इस पूरी डिस्क का मास कितना है, और फिर ये जितनी डिस्क हटाई गई ये कितना मास निकल गया। तो मास पर यूनिट एरिया लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। ये प्लेन में होती है डिस्क, डिस्क का मतलब रोटी। तो रोटी में लंबाई चौड़ाई तो है, मोटाई नहीं है। मतलब इस तरह मानते हैं कि मोटाई विहीन है, दो ही प्लेन है, मतलब एक प्लेन है यानी दो ही उसमें एक्सिस है, एक्स और वाई। तो जब दो ही एक्सिस होती हैं तो एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दो ही एक्सिस उसमें भी होती हैं, लंबाई चौड़ाई। और जब मोटाई भी होती है तब हम आयतन लेते हैं, यानी वॉल्यूम, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो इस डिस्क में चूंकि लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, तो एरिया में चूंकि लंबाई और चौड़ाई भर है, इसलिए मास पर यूनिट एरिया निकाला गया। अगर इसमें मोटाई भी होती तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते। ध्यान दीजिए कब कैसे कहाँ करना है, इसको विवेक से हम समझिए। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना डिस्क काट के हटाना है, तो इसके द्वारा कितना मास निकल गया, बाद में जब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उतना मास हटा करके निकालेंगे, इसलिए मजबूरी में हमें निकालना पड़ रहा है। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया का मतलब मास बटे एरिया पूरे का।
तो मास m हो गया अपॉन एरिया। डिस्क के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही यहाँ पर रख दिया। तो मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन ऑफ डिस्क, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन ऑफ डिस्क, तो कितना द्रव्यमान जब हम इस डिस्क को हटाएंगे तो निकल जाएगा। तो m डैश इक्वल टू, जैसे मास पर यूनिट एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया इतनी डिस्क का, तो टोटल का लिख दिया। देखिए m डैश इक्वल टू टोटल का मास पर यूनिट एरिया है। देखिए मतलब एकांक एरिया का मास कितना है, m बाई पाई आर स्क्वायर। जैसे हम लोग निकालते थे कि 1 रुपये, 1 केले का मूल्य 5 रुपये है, तो 10 केले का 5 गुणे 10, तो 1 एकांक मीटर का स्क्वायर का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान m बाई पाई आर स्क्वायर है। तो इतने का, तो देखिए गुणा कर दिया, तो इतने एरिया का गुणा कर दिया, तो इतना गुणे इतने का एरिया क्या होगा, ये भी डिस्क है, तो डिस्क का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हो गया। और आर कितना है, इसका r बाई 2 है। देखिए छोटी डिस्क की त्रिज्या कितनी है, r बाई 2, यानी बड़ी वाली की आधी, तो r बाई 2 रखा, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया m बाई 4, यानी पूरी डिस्क का चौथाई द्रव्यमान मास हम लोग काट के हटा दे रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव पोर्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो आप देखिए जितना अब बची इसको काट के हटाने के बाद, उसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इस सेंटर O के परपेंडिकुलर एक्सिस के एलान, तो लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये हो जाएगा आई ओ डैश, इस पॉइंट पर आई ओ डैश इक्वल टू आई ओ डैश, यहाँ पर आई ओ डैश इक्वल टू आई ओ डैश, यहाँ पर देखिए आई डैश ओ है, यहाँ पर आई ओ डैश है, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो अब बची डिस्क है इसको हटाने के बाद उसका निकाला जा रहा है। तो मान लीजिए आई डैश ओ है, तो बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ डैश प्लस m डैश डी स्क्वायर, यानी कितना इसका मास निकाल दिया गया इंटू डी स्क्वायर, यानी त्रिज्या। तो ये हो गया आई ओ डैश, तो छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ, और m इतने का कितना है m बाई 4, तो वो रख दिया, इंटू r इतने की कितनी है r बाई 2 है, तो वो रख दिया, स्क्वायर हो गया, प्लस m डैश इतने का कितना है m बाई 4, तो m बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये त्रिज्या कितनी है, r स्क्वायर लिखें या डी स्क्वायर एक ही बात, r बाई 2, तो r बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया गया तो आ गया 3mr स्क्वायर बाई 32। अब देखिए जो 3mr स्क्वायर बाई 32 ये हमारा आया है, ये छोटी वाली रिंग का आया है जो काट के निकाली जा रही है, जो काट के निकाली जा रही उतने का ये आ गया। ये बड़ी वाली को इतने को हटा दिया जाए तो ये जो छोटी वाली बची उतने का आया, जो काट के हटाई जा रही है उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो काट के, इसका नहीं है बड़ी वाली का, छोटी वाली का है। तो अब ये अगर काट के हटा दी जाए तो बड़ी वाली का जो बची है उसका कितना होगा, तो इस छोटी वाली को बड़ी वाले में घटा दिया जाए। तो बड़ी वाली जब पूरी थी तो उसका कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर। अब ये छोटी वाली का इतना जो निकाली गई है इसको अगर घटा दिया जाए तो ये काट के निकालने के बाद जो बची है उसका निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान दीजिए ये काट के हटाने के बाद जो बची है उसका नहीं है, ये जो काट के हटाई जा रही है उसका है, क्योंकि आई डैश ओ ये सेंटर मान करके निकाला जा रहा है इस डिस्क को। यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क ओ। तो जो ये रिमूव्ड पोर्शन है उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है इस सेंटर पर, जो ये बड़ी वाली चकती से ये सेंटर से इतना निकाल दिए गए, सेंटर ऑफ डिस्क ओ। और ये भी सेंटर के जो एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके अबाउट आया है इतना। तो अब जो बची उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब जो बची है उसका, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क अबाउट सेंटर ओ बिफोर रिमूविंग द पोर्शन ऑफ द डिस्क। तो जब कोई पोर्शन नहीं हटाया गया था उस समय पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईओ कितना होगा, हाफ mr² पूरी का। अब निकाल दी गई है जो उसका ऊपर आ गया है इतना, तो अब इतना जब निकाल दिया गया तो बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये वाला घटा दें। तो इसीलिए सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विद रिमूव्ड पोर्शन इज, तो हटा दिया गया जब उतना चकती काट के बीच से, तो अब जो बची है उसका कितना होगा, तो IO माइनस I डैश ओ, तो हाफ mr² माइनस 3 mr² बाई 32, तो आ गया 13 mr² बाई 32। तो ये इस प्रकार से 46 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। कह रहा है 3 गोले रखे गए हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है। Consider an axis x dash which is touching the two cell and passing through the diameter of the third cell। तो इसमें क्या है कि ये दो गोले तो टच कर रहे हैं इस एक्सिस को, और ये गोले के व्यास यानी डायमीटर से होकर के ये x डैश एक्सिस गुजर रही है। तो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल सेल्स अबाउट x डैश एक्सिस। तो कह रहा है x डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमको बताना है। तो पहले हम देखिए ये जो डायमीटर से होके गुजर रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, और इसके बाद ये जो टच कर रहे हैं इनका निकाल लें। तो यहां पर देखिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो अगर पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो तीनों गोलों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दें, तो इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों का अलग अलग निकाल लें, तो 2 I2 I3 का मान ले रहे हैं कि उन गोलों का है जो टच कर रहे हैं एक्सिस पे, तो इन दोनों का तो एक ही होगा, I1 का अलग होगा। तो किसी गोले के व्यास को अगर एक्सिस माना जाए, डायमीटर के अबाउट एक्सिस जो होती है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I बराबर 2/3 mr²। ये NCERT में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये I1 हो गया हमारा 2/3 mr², क्योंकि ये डायमीटर के अबाउट एक्सिस से गुजर रहा है, एक्सिस जिसमें रोटेट कर रहा है स्फीयर। अब दो बचे हमारे पास I2 और I3, तो ये बराबर होंगे I2 और I3, और कितने होंगे, तो इस प्रकार से देखिए अगर हम फिगर को देखें तो यहां पर देखिए ये डायमीटर के अबाउट जितना है और ये दोनों गोले टच कर रहे हैं, तो इनके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस mr² कर दें, प्लस mr² कर दें अगर, तो इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा टेंजेंट के अबाउट, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है एक्सिस, तो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के लांग निकालेंगे। तो I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 जो डायमीटर के अबाउट है वो प्लस mr² कर दें, तो 2/3 mr² प्लस mr² तो आ गया 5/3 mr²। ये I2 और I3 दोनों का यही होगा। अब I2 और I3 दो है तो दो का गुणा कर दें तो दोनों का आ जाएगा, तो 2 का गुणा कर दिया इंटू 5/3 प्लस
ये 2/3 mr²। तो पूरे तीनों गोलों का नेट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 mr²। 47 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू। तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो ये डिस्क या चकती हमारी जो है ये कागज के पेपर के प्लेन पर है और इन पॉइंटों पर अगर हमारी तरफ से लंबवत पेन डाल दिया जाए तो ये एक्सिस है। तो कह रहा है किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने आपको बताया था कि जहां से हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण उतना ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर इस रिंग में अगर हम इसको सेंटर माने तो इस सेंटर से ये डिस्टेंस सबसे कम है, ये डिस्टेंस कुछ और ज्यादा है और बी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ से बी सबसे ज्यादा है। तो जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी तो चूंकि I=mr² होता है जैसा पीछे हमने बताया, तो r जितना ज्यादा होगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा दूर होगा तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। तो A को सेंटर अगर माना जाए तो CD की तुलना में B पर जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर मास है, इसलिए B पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। देखिए ये पॉइंट का मास का डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम दूरी पर है, C पर सबसे कम दूरी पर है और A पर तो मास है ही नहीं, B पर है। तो B पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा दूर है। तो 48 का A विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 48 का ये विकल्प करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस I = ICM + MA²। तो अगर हम पैरेलल एक्सिस यानी समांतर अक्ष थ्योरम के हिसाब से देखें, प्रमेय के हिसाब से, तो अगर तो फार्मूला होता है I = ICM + MA²। तो ये A अगर दूरी है तो कह रहा है एस ए इज मैक्सिमम फॉर पॉइंट B। तो ये दूरी जो है A ये B पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा है, देयरफॉर I इज मैक्सिमम अबाउट B। इसलिए B के अबाउट सबसे ज्यादा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 48 का B A पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी B पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। अब आगे आ जाता है 49 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।